रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। चैट भी 2 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ, कोई डाउट कुछ हो तो बताओ, है ना। ये तो आगे बढ़ेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बेसिकली हम लोग करने वाले हैं। और H2O2 जो मेन सोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, पर हेड्रॉल के लिए था, है ना। ओके। वो इस दीप दीप वाज प्लेइंग सॉन्ग। अभी इसका आप अनम्यूट करो ना दीप अपने आप को, क्या कर रहे हो भाई, है ना? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो किसी को, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हेलोजन फैमिली होगा, हेलोजन नोबल गैसेस जो है ना वो पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की बात करें, जैसे कि आपको याद होगा कि आप लोगों ने मोलरिटी वगैरह पढ़ा था, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 2m लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा 3m लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा 0.1m लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग आप जानते हैं, है ना। इसका मीनिंग जो है ना वो आप जानते हैं। और वो मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, होता है 2 moles ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो आपको सिंपली ये सिंबल दे दिया जाए तो इसका आप मीनिंग निकाल लोगे, है ये ना। इसका क्या होगा, 3m हो जाएगा, इसका क्या होगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1m मोल्स हो जाएंगे। तो अगर आपको सिंबल्स बता दिए जाए कंसंट्रेशन टर्म्स के, तो आप उनके मीनिंग निकाल लेते हो ना, निकाल सकते हैं। तो इसका कोई मुझे जस्ट एक रिकॉल कराना था, इसका कोई मीनिंग अभी यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही हमारा जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है H2O2 का, उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 10V, 20V, 5.6V, ठीक है ना, ऐसे 11.2V। इस तरीके के हम लोग जो है ना इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है ना, इनका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे किसी एक का जो आप H2O2 जैसे आप लेने जाएंगे कभी, है ना, जैसे गरारा वगैरह करने के लिए, टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है। जो घाव हो जाते हैं उनको साफ करने के लिए यूज किया जाता है ना, इस तरीके से परहेड्रॉल के नाम से जो है ना जाना जाता है ना। तो ये हो जाएगा 20V। यहाँ पे मान लो ऐसे स्टिकर लगा हुआ है इसके के अंदर, ये आपको H2O2 बॉटल आप लेकर आए हैं, है ना। मान लो 1 लीटर का बॉटल है, इसके अंदर आपको ये मालूम है ऐसे करके। और यहाँ पे एक आध कोई नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दिया जाता है, जैसे H3PO4 वगैरह का या ग्लासरीन वगैरह का। H3 वो क्या करता है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, H2O2 के डिकम्पोजिशन को सप्रेस करता है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो H2O2 का सोल्यूशन आप लेकर आएंगे या बॉटल लेकर आएंगे, वो कैसा होगा, वो एक तरह से इम्प्योर सोल्यूशन होगा। 100% प्योर H2O2 नहीं बेचा जाता है, एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, एक्सप्लोजिव होता है। तो इम्प्योर जो होगा H2O2 जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे इम्प्योर सोल्यूशन होता है, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। तो मतलब एक तरह से सैंपल है, मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि इसमें इस बॉटल में 100% केवल H2O2 के ही पार्टिकल हैं पानी के अंदर, यहाँ पे दूसरे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। सो इट्स अ सैंपल सोल्यूशन। सो इट्स अ सैंपल सोल्यूशन है, सैंपल मतलब इस तरीके से रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये, मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ जैसे 20V। तो 20V के बारे में मैं समझा देता हूँ, बाकी सब के बारे में आप अपने आप ही समझ जाएंगे अगर आपको 20V के बारे में आपको समझ में आता है तो एक एग्जांपल लेते हैं। 20V का जो मीनिंग है वो ये है कि 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सैंपल, 1 लीटर of this H2O2 sample on decomposition give 20 liter O2 gas at STP। ये इसका मीनिंग है। जैसे आप मोलरिटी का मीनिंग निकालते हो, जैसे, है ना। अरे मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इम्प्योर हटा देना, इम्प्योर सोल्यूशन लिखने जा रहा था, वो याद नहीं रहा होगा, यहाँ देख रहे हैं ना, ठीक है। इम्प्योर सोल्यूशन होता है, प्योर नहीं, इम्प्योर होता है। प्योर सोल्यूशन जो होता है लिख रहा हूँ शायद, प्योर सोल्यूशन इज एक्सप्लोसिव, तो वहाँ पे छूट गया होगा, है ना। प्योर सोल्यूशन जो है ना वो एक्सप्लोसिव है, तो अपने को वो नहीं दिया जाएगा ना, हाईली ऑक्सीडाइज होगा फास्ट। तो 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सैंपल ऑन डिकम्पोजिशन गिव 20 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी, ये देगा। इसका ये मीनिंग है, जैसे जैसे आपका 1 मोलर का क्या मीनिंग था, 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। वैसे स्मॉल एम अगर 1 मोलल होता, मोलैलिटी होता,
तो आप क्या बोलते हैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वैसे ये 20V का मतलब है, 20V का मतलब है कि 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सैंपल गिव 20 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी। 10V का क्या मतलब होगा, अगर ये 10V होगा तो 10V का मतलब होगा कि 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सैंपल गिव 10 लीटर ऑफ 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, है ना। अगर आप मिलीलीटर में जाना चाहते हैं तो मिलीलीटर में भी जा सकते हैं। 1 लीटर की जगह अगर आपने 1 ml करा तो क्या हो जाएगा, 1 ml दिस H2O2 सैंपल, दिस H2O2 sample on decomposition give 20 ml oxygen gas at STP। ये हो जाएगा, ठीक है। 20 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, है ना। एसटीपी पर 20 लीटर ऑक्सीजन गैस जो है ना वो हो जाएगा। ओके, इस तरीके से रहेगा, है ना। तो ये रहेगा। वॉल्यूम तो यार बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम में कम आ रहा है क्या, वॉल्यूम कम आ रहा है क्या, वॉल्यूम तो काफी बढ़ा हुआ है। परफेक्ट है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं परफेक्ट आ रहा है यार। एनटीपी इज द एनटीपी इज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। एनटीपी जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है। एनटीपी जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है। वन एम एल 20 ml कैसे दे सकता है, ओके ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 1 ml H2O2 सैंपल जो है ना वो 20 लीटर कैसे दे सकता है। एक्चुअली जो गैसियस सब्सटेंस का समझना इस बात को, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि 1 ml H2O से 20 कैसे बन सकता है, या 1 लीटर से 20 लीटर कैसे बन सकता है। बेसिकली कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है एसटीपी। एक बात समझना कि गैसियस सब्सटेंस का अगर आप वो प्रेशर कम करते जाओगे, वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, तो एक छोटा अमाउंट जो गैस का होगा ना वो इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। तो जो ऑक्सीजन गैस बन रही है ना, वो ऑक्सीजन गैस का आप प्रेशर कम कर दिए हो, 1 atm पहुंचा दिए हो, तो प्रेशर कम अगर और कम कर दोगे तो 20 लीटर से वॉल्यूम और ज्यादा आ जाएगा, है ना। ये एक्चुअली हो रहा है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका डाउट कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस जो होता है ना, गैसियस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर और टेम्परेचर से डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपने प्रेशर कम करते चले गए और वॉल्यूम बढ़ाते चले गए तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट जो गैस का होगा वो क्या करेगा, वो बड़ा सा बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, इसलिए ऐसा होगा। ये आपने नोट कर लिया, पहले आप ये बताओ, नोट कर लिया, ये नोट हो गया, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। संकेत क्या हुआ, बोलो क्या कह रहे हो संकेत। सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब बेसिकली क्या होता है, मतलब वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब बेसिकली क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जैसे मोलरिटी नॉर्मेलिटी वगैरह होती है ना, हाँ, तो वैसे ही H2O2 सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं क्या। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिप्रेजेंट किया जाता ओ, है ना। ओके। H2O2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको यस। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिप्रेजेंट किया जाता है, तरीका हाँ है यस ना। सर, जैसे थैंक कि जैसे कि आपने अभी आगे आप पढ़ोगे कि उनका कवर हो चुका है, जैसे हार्डनेस वगैरह की बात करें या यू। छोटा बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो या ऐसे समझ लो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो हाँ पीएच के फॉर्म में दी जाती है। यस सर। तो वो तरीका बना रखा है कि हम वहां पे पीएच के फॉर्म में बताएंगे, है ना, ठीक है। यस सर, उस थैंक यू सर। तरीके से ना, ओके हाँ हाँ, ठीक। बैकलॉग कैसे पूरा करें हम लोग, जो है ना नॉन एकेडमिक बातें जो है ना वो बाद में कर लेंगे, उसके लिए अलग से क्लास लगा लेंगे ना, ठीक है। आप संडे को आईटी एडवांस का पेपर हो जाएगा, तो मेरा अभी मैं क्या करता, मेरे से क्या था कि अभी मैं बहुत सारा क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना पड़ता था, दो दो तीन तीन डीपीपी एक एक दिन में डिस्कस करने पड़ते थे जेई में आईटी एडवांस के बच्चों का। तो इसलिए मुझे काफी चीजें अटेम्प्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि नया क्वेश्चन था, नया एकदम सारी चीजें आती थी। तो अभी वो प्रेशर हट जाएगा दिमाग से, तो बस पढ़ाने का ही रहेगा, और फिर आपका जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो रहेगा, ठीक है। तो
इसलिए क्या होगा कि फिर हम लोगों के पास टाइम होगा, हम लोग इन सब बातों पे काम कर लेंगे, है ना। बस ये 27 निकल जाएगा तो एक प्रेशर वाला सिचुएशन जो था ना, टारगेट ओरिएंटेड, वो वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर फोकस आप पे ही आ जाएगा। तभी अपन काम की बात करें। अभी बहुत अच्छा फ्लो चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो, है ना। लो देखो, मैंने कहा ये रुक गई थी ना, अरे यार। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा था यहाँ पे कि जो 1 ml H2O2 सोल्यूशन ये बता दिया था। H2O2 का डिकम्पोजिशन मैंने यहाँ लिखा था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए, है ना। यहाँ पर H2O2 का मैंने डिकम्पोजिशन लिखा, यहाँ से हमें पता चला कि 1 मोल H2O2 डिकम्पोज होके हाफ मोल ऑक्सीजन गैस देगा, जिसका कि एसटीपी पर वॉल्यूम निकालने के लिए हमने 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई किया तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस आ गया। यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर मुझे 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कराना है तो मुझे 1 मोल H2O2 को डिकम्पोज कराना पड़ेगा। तो फिर जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसमें हम 20 लीटर H2O 20 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कराना चाहते थे, तो उसमें क्या होगा, उसमें 20/11.2 मोल H2O2 होना चाहिए। और ये जो 20 लीटर ऑक्सीजन गैस जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो एक्चुअली H2O2 का 1 लीटर सैंपल है। तो दैट 1 लीटर सैंपल, जो ये बॉटल थी 1 लीटर की, इसके अंदर H2O2 के जो पार्टिकल्स होने चाहिए उनका मोल्स जो होना चाहिए वो 20/11.2 होना चाहिए। आप लोग मुझे बता सकते हैं मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन होती है? मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन होती है? मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोलैरिटी, मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन होती है? हाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही होती है ना, सबको पता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अभी जो रेड पेन से मार्क किया है, रेड पेन से जो अभी लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? आपको नहीं लग रहा ये मोलैरिटी लिखा हुआ है? आपको नहीं लग रहा ये जो मैंने अभी ब्रैकेट में ब्लू से मेंशन किया है, आपको नहीं लग रहा ये मोलैरिटी लिखा है? 1 liter of H2O2 sample have this much mole of H2O2. So it become a molarity. So this way we can write the molarity of H2O2 solution. This become the molarity of H2O2 solution. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 11.2 मोल पर लीटर, ये हो जाएगा। हाँ, 20 को रेफरेंस लेके कर रहे हैं, बिल्कुल 20 को रेफरेंस लेके कर रहे हैं। और ये व्हाट इज 20? ये 20 कहाँ से आया था? ये 20 वाला न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से आया, है ना? 20 कहाँ से आया? ठीक है, 20 कहाँ? 20V से आया, है ना, 20V से आया, 20V से आया जो आप लेके चल रहे थे। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ था बेसिकली, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा था, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 11.2। मतलब जो भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको आप 11.2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो आपको मोल पर लीटर में क्या मिल जाएगी? मोलैरिटी मिल जाएगी। हाउ टू नो H2O2 इज सोल्यूट? अरे तो ये किसी और के लिए दिया ही नहीं जाता है ना, ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना तेजस, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ जैसा टर्म जो है ना वो किसी और के लिए नहीं आएगा अभी, है ना, कहीं और नहीं आएगा, है ना, इसी में आएगा। तो 20V 30V जो भी लिखा रहेगा, 10V जो भी लिखा रहेगा ना, वो इसका मीनिंग ही यही है कि H2O2 ही है। और लिखा रहता है, ऐसा थोड़ी ना है कि 20V। जैसे आप ऐसे समझ लो, पानी में नमक मिलाओगे तो क्या बोलते हैं उसको? नमक का सोल्यूशन। पानी में शुगर मिलाओगे तो बोलोगे शुगर सोल्यूशन। तो जिसको मिलाते हो ना उसी का सोल्यूशन बोला जाता है, नाम उसी का लिया जाता है, पानी का नाम नहीं लिया जा सकता है ना, उस तरीके से। 22.7 जो एसटीपी पे जो नया वाला एसटीपी है वो नहीं ले रहे नरेंद्र गर्ग, है ना, नरेंद्र गर्ग 22.7 वाला जो है ना वो नहीं लिया जा रहा है अभी, प्रैक्टिस में आया नहीं है। अगर कोई दे तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है नरेंद्र। 22.7 वाला नहीं यूज कर रहे हैं, 22.4 वाला ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। 22.7 वाले में प्रेशर चेंज कर दिया गया, 1 बार कर दिया गया, तो प्रेशर कम हो गया है, 1 ATM से 1 बार किया गया है, तो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है। रेड पेन वाली लाइन दोबारा समझा देता हूँ, है ना, किसने पूछा है? जैसे का, है ना, तो आयुष राज, है ना, अभी बताता हूँ। जो 1 लीटर ऑफ H2O2 सैंपल शुड हैव 20.11.2 लीटर मोल्स ऑफ H2O2। मैं ये कह रहा था कि जो 20/11.2 मोल जो H2O2 के यहाँ पे बन रहे हैं चाहिए हैं,
वो किस लिए चाहिए, वो 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 1 लीटर H2O2 सैंपल होगा, वो क्या करेगा, वो 1 लीटर H2O2 सैंपल शुड हैव 20/11.2 मोल H2O2, ये रहता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा 1 लीटर H2O2 सैंपल है, वो यहाँ पर है H2O2 सैंपल 1 लीटर का, और वो 20 लीटर हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई 1 लीटर H2O2 सैंपल में ये वाले मोल प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो क्या हुआ, किसका डाउट आ रहा है, एक मिनट रुको। हाँ रितिका क्या हुआ, हेलो रितिका, आपने हैंड रेज किया है, पूछो क्या डाउट है। हाँ जी, एनटीपी क्या है और ये क्या है। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हुआ करता था, है ना, और उसको जो है ना अभी एसटीपी बनाया गया। अभी नया जो पहले ओल्ड एसटीपी था, ओल्ड एसटीपी जो था उसमें जो प्रेशर था गैस का वो 1 atm था, टेम्परेचर जो था वो 273.15 केल्विन था, और जो न्यू एसटीपी है, न्यू एसटीपी जो है ना बेसिकली, न्यू एसटीपी को एनटीपी ही मान सकते हो आप एक तरह से। न्यू एसटीपी जो होगा वो प्रेशर ऑफ द गैस जो है ना वो कितना कर दिया गया है, वो 1 बार कर दिया गया है, और टेम्परेचर वही का वही रखा गया 273.15 केल्विन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो है ना, वॉल्यूम जो था 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम था यहाँ पर जो निकल के आता है वो 22.4 लीटर निकल के आता है। यहाँ पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम निकल के आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पे 22.7 लीटर। सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। 22.7 लीटर सर आप हाँ पीडीएफ ना ग्रुप में। हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगा ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। 22.7, मैं तो इतना स्लो लिख रहा हूँ कि आप भी लिख ही सकते हो, इतना तो हाँ स्लो ठीक है है। ना। बाकी मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 22.7 लीटर यहाँ पे आ जाता है, ओके। और उसका जो रीजन है वो ये है कि जो 1 atm प्रेशर होता है, 1 atm प्रेशर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बार प्रेशर। तो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने एक तरह से देखा जाए जब ओल्ड एसटीपी से न्यू एसटीपी गए तो गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया है। तो गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखा गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम करोगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बट अभी भी लोग इसको प्रैक्टिस में लाए नहीं है 22.7 को। अभी भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस अभी भी जो है ना पुराने वाले एसटीपी वाले डेटा से ही आ रहे हैं। तो जब तक लिखा ना हो तब तक आप इसे यूज नहीं करना, ठीक है। अननेसेसरी की इंटेलिजेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है ना, बस पता है वो अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती इंटेलिजेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से काम करोगे, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने ओल्ड और न्यू, है ना, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2। H2O2 के वैलेंसी फैक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 22.4 लीटर ही यूज करना है जब तक आपसे बोला ना जाए, है ना, उस तरीके से। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 जो है ना कैसे निकालोगे, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 में देखो, आप जब रिडॉक्स करोगे तो या तो H2O2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो O2 में जाएगा, जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या करेगा, O2 में जाएगा, ठीक है, ओके। अब अभी भी किसी को क्लियर नहीं न्यू और ओल्ड एसटीपी, तो एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक है बेसिक वाला 11th का, उसको पढ़ना, पता चल जाएगा, ठीक है। और H2O2 अपने आप को क्या कर सकता है, अपने आप को रिड्यूस भी कर सकता है। तो यही दो काम हो सकते हैं, क्योंकि H2O2 के ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो किस में है, H2O2 के ऑक्सीडेशन नंबर बीच में है, -1 है यहाँ पे -1 है, तो ये -1 से क्या हो सकता है, 0 में जा सकता है, तो अपने आप ऑक्सीजन नंबर बढ़ा सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, या -1 से -2 में जा सकता है, या -2 में जा सकता है, तो अपने आप को क्या कर सकता है, ऑक्सीजन नंबर कम कर सकता है। तो ये दोनों काम होंगे, और इन दोनों सिचुएशन में जो वैलेंसी फैक्टर निकल के आने वाला है वो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा, चाहे वो मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इस तरीके से।
नहीं, न्यू एसटीपी जो है ना, न्यू एसटीपी आ चुका है उसमें, है ना। न्यू एसटीपी जो है ना वो टेक्स्ट बुक में आ चुका है ना। नया एसटीपी जो है ना वो टेक्स्ट बुक में आ चुका है, अभी उसमें एनसीईआरटी में आ चुका है, आप देख लेना, है ना। न्यू एसटीपी की इंफॉर्मेशन जो है ना वो एनसीईआरटी में आ चुकी है ना, देख लेना आप, है ना। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है एनसीईआरटी के अंदर, अपडेट हुआ है, एनसीईआरटी में ही अपडेट हुआ है, तो यू कैन सी, है ना, उसमें देख सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है आप उसको देखना, उसमें मिल जाएगा जिसका। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा। तो H2O2 इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, आपको वैलेंसी फैक्टर 2 लेना है, और जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, दैट बिकम 34 डिवाइड बाई 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 जो होगा वो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बारी है किसकी, क्वेश्चंस करेंगे, है ना, है ना। तो जो है ना इसको अपन क्वेश्चंस में लेते हैं, और क्वेश्चंस में बेसिकली मेरा यही कहने का है। इसमें अच्छा, इसमें एक चीज और बाकी है, नॉर्मेलिटी, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मेलिटी जो होता है, नॉर्मेलिटी जो होता है वो क्या होता है, वो सभी लोग जानते हो अपनी क्लास में, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन की अगर बात करें, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो वो क्या होगा, ठीक है, वो होगा मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ H2O2 इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना, 2। और मोलरिटी ऑफ H2O2 आपने ये अभी किया हुआ है, क्या था, क्या था मोलरिटी ऑफ H2O2, क्या था, वो था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 11.2 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कि आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला जो होगा H2O2 का, उसमें क्या करना, उसमें 5.6 से डिवाइड कर देना, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी का। ठीक है, तो ये दो, एक पहला फॉर्मूला तो आपके लिए ये बन गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलरिटी पे जाना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से नॉर्मेलिटी पे जाना, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा काम कर लेना। ओके, ये कर लिया होगा आपने नोट, मुझे मेरे हिसाब से, है ना। इसमें एक और हम लोग बात करते हैं, और वो होती है तीसरा जो टर्म डिफाइन करते हैं नॉर्मेलिटी के साथ, ये दूसरा टर्म था। तीसरा टर्म ज्यादातर फेमस है, वो है ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, है ना, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ जो है ना वो डिफाइन होती है। तो ये खैर H2O2 के लिए नहीं, है ना, हाँ नोट कर लीजिए, आप नोट करो, जहां पे दिक्कत आ रही वहां बता देना, है ना। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ जो रहता है उसमें कहते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग मोलैरिटी को अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आ जाती है, या हम नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, देख लो कहां तक रह गया, श्योर है, हो गया, नोट कर लो। हो गया, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। अर्पित अभी भी कुछ छूटा हुआ है क्या, अर्पित, हो गया, ठीक है। सो ये समझ लो, जिनको ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ में दिक्कत आ रही है ये समझ ले। आप लोगों को पता है आप लोग मोलरिटी कैसे लिखोगे, है ना, आप लोग जो है ना, आप लोग मोलरिटी कैसे लिखोगे, आप सभी लोग मेरे हिसाब से मोलरिटी ऐसे ही लिखोगे ना, यही फॉर्मूला लिखते हैं, W/M वॉल्यूम, सॉरी इस तरीके से मोल्स ऑफ, ऐसे नहीं लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे ना, W/M, ये क्या होंगे, मोल्स होंगे,
सोल्यूट के डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये m से m खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में मास बचेगा ग्राम में और नीचे में वॉल्यूम बचेगा लीटर में, तो ग्राम पर लीटर अपने आप ही आ जाएगा। अब समझ में आ गया, ग्राम पर लीटर, है ना। मोलरिटी में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते ही ग्राम पर लीटर बचेगा। मोल पर लीटर जो है ना, जो मोल पर लीटर था उसको अगर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम होता है नहीं होता है, बोलो। मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मास होता है ना, और मास की यूनिट में किस में आएगा, ग्राम में आएगा, है ना। मोल से मास हमेशा किस यूनिट में आता है, मोल से हमेशा मास ग्राम में आता है, मोल से हमेशा मास ग्राम में आता है, तो क्या होगा, ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है, ओके, इस तरीके से। और इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी की अगर बात करें तो वो क्या होगा, W बाई ई अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो इसको ई से मल्टीप्लाई करो तो ई से ही खत्म हो जाएगा, तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। फॉर्मेलिटी कहाँ पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी बेसिकली आप पढ़ चुके हैं, ये तो ए फेज है, ए फेज में सॉलिड स्टेट पढ़ाया जा चुका है, सॉलिड स्टेट पढ़ाया जा चुका है ए फेज में, हाँ पढ़ा दिया गया है। तो NaCl का आपने फॉर्मूला सुना था, NaCl बेसिकली क्या था, NaCl जो है ना वो फॉर्मूला यूनिट है ना। NaCl के क्रिस्टल में, NaCl के क्रिस्टल में आपको Na4 और Cl4 मिलता था, कितने लोगों को पढ़ा है, NaCl के क्रिस्टल में Na4 Cl4 मिलता था, ठीक है, तो ये मिलता था। और तो बेसिकली Na4 Cl4 ये इसका रियल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा ये NaCl का मेन है, Na4 Cl4 है, ठीक है ना। और जो NaCl आप लिखते हो सोडियम क्लोराइड, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला है, ठीक है। तो जैसे आयनिक कंपाउंड है, NaCl टाइप के आयनिक कंपाउंड है, इनकी जब आप मोलरिटी निकालते हो, इनकी जब मोलरिटी निकालते हो, सुन लो आप, कोई बात नहीं, जितना आप पूछा है तो सुन लो, इनकी NaCl है, KCl है, आयनिक कंपाउंड की जब आप मोलरिटी निकालते हो, वो मोलरिटी जो होती है ना वो फॉर्मेलिटी होती है। NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हैं ना 58.5, यहाँ पे जो आप निकालेंगे ना 23 पॉइंट प्लस 35.5 दैट बिकम 58.5, ये NaCl का मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहलाता है, फार्मूला वेट कहलाता है। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहलाता, फार्मूला वेट कहलाता है एक्चुअली। तो NaCl टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, इस तरीके की जो सिचुएशन होती है जहाँ पे हम फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा अलग डिफरेंट फील है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो है जिस तरीके से होते हैं इनका जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट फील है, और इसीलिए जो है ना मोलरिटी की जगह पे हमने क्या किया, फॉर्मेलिटी बोल दिया। लेकिन क्योंकि बहुत लिमिटेड था इसलिए लोगों ने ज्यादा इसको तवज्जो दिया नहीं है, और ज्यादातर क्वेश्चंस में मोलरिटी ही लिखा हुआ आता है। किसी ने ऑब्जेक्शन किया भी था कि भाई हमें फॉर्मेलिटी बोलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फिर इसको ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं, बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए आपके सामने ज्यादा आता नहीं है ना, फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, चलो ओके। तो ये मैंने फॉर्मेलिटी के बारे में भी आपका क्वेश्चन आया था, बता दिया आपको, ओके, थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, फिर बाद में जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे दोबारा देखोगे चीजों को तो फिर अपने आप याद आ जाएगा कि मैंने क्या बताया था, है ना। हाँ, ओके, तो ये नोट कर लो। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, H2O2 का थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। डन, किसी ने हैंड रेज किया था, है ना, हो गया, ओके, अदिति समझ में आ गया। सॉलिड स्टेट सिलेबस में अगर आपका हुआ होगा तो आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ मिल जाएगा, आज और कल का दोनों का लेक्चर हो जाएगा, बी फेज का भी आ जाएगा, आज भी आ जाएगा, ओके। सॉलिड स्टेट में आप मेरा लेक्चर देख लो, अगर आपको रेजो सर में नहीं समझ में आया तो वहां मेरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा समझ में, ठीक है। नाउ ये चीजें हो गई है ना, ओके। हम लोग करते हैं एक न्यूमेरिकल इस पे। अच्छा, मेरा न्यूमेरिकल करने से पहले, है ना, अभी आप अभी रुको, है ना, अब आप यूट्यूब पे देखना, है ना, ठीक है।
हाँ, वेब पे कंप्लीट सॉलिड स्टेट है, एक्सेप्ट जो है ना वेबसाइट पे मेरा पूरा पूरा है, एक्सेप्ट जो ये है क्रिस्टल डिफेक्ट मेरे पास राइट अप है, मैं राइट अप से पढ़ाता हूँ, मैंने राइट अप बना रखा है 2-3 पेज का, तो वो भी मैं उसका इसके वो लेके मतलब इसको मतलब वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। बाकी पूरा लेक्चर पूरा रिकॉर्डेड है, ये क्रिस्टल सारा रिकॉर्डेड है, एक्सेप्ट जो वो वाला पोर्शन जो कि क्रिस्टल डिफेक्ट वाला जो है ना, क्योंकि उसको राइट अप से पढ़ाता हूँ उसको मैं, तो मैंने वो राइट अप ही बना रखा है। ठीक है, हाँ मेरे ऐप पर भी है और उस पर भी है, दोनों पर मिल जाएंगे, वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। ओके नाउ मैं अब आता हूँ न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल पे मेरे जाने से पहले मेरा एक सजेशन है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है, H2O2 का क्वेश्चन जब आता है तो H2O2 का क्वेश्चन एक स्टेप पीछे इन्फॉर्मेशन लाता है, एक स्टेप पीछे इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ की होती है मोस्टली। जो H2O2 की सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है, ठीक है ना, वो अभी वो क्या होता है, वो आपका एक स्टेप पीछे दिया जाता है ना, ठीक है, वो एक स्टेप पीछे दिया जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में दिया जाता है। आपको एक स्टेप आगे आना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, ठीक है, या तो आप डिवाइड कर देना किससे 11.2 लीटर से, तो आप मोलरिटी पे पहुंच जाओगे, या आप डिवाइड कर देना 5.6 से डिवाइड कर देना, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, नॉर्मेलिटी पे पहुंच जाओगे। तो आप इसके बाद आप या तो मोलरिटी पे आ जाना या फिर आप नॉर्मेलिटी पे आ जाना। एक बार आप मोलरिटी नॉर्मेलिटी पर आ गए, देन H2O2 सोल्यूशन को वैसे ही ट्रीट करना जैसे तुम दूसरे सोल्यूशन को ट्रीट करते थे, है ना, जैसे आप वन नॉर्मल H2SO4 या केमोनोफोर सोल्यूशन को या दूसरे सॉल्यूशंस को जिस तरीके से ट्रीट करते थे उस तरीके से ही होगा। तो H2O2 के क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन एक स्टेप पीछे होती है और आपसे इंफॉर्मेशन एक स्टेप आगे पूछी जाती है। बाकी सभी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताओ आफ्टर द रिएक्शन, या नेट में कुछ और पूछा जाएगा अलग तरीके से, लेकिन H2O2 केस में आपसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा जाएगा। तो आप क्या करना, या ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, आप क्या करना, पहले H2O2 की नॉर्मेलिटी या मोलरिटी कैलकुलेट कर लेना, फिर एक स्टेप आगे चले जाना और उसमें 11.2 लीटर से मल्टीप्लाई कर लेना, या डिवाइड या 5.6 लीटर से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको मोलरिटी और नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। तो बस एक स्टेप पीछे इंफॉर्मेशन आती है, उसे एक स्टेप आगे ले जाना होता है, सारा क्वेश्चन मोलरिटी नॉर्मेलिटी में सॉल्व करना होता है, और उसके बाद वो आपसे जो भी पूछे उसको वहां कन्वर्ट करना होता है। दिस इज द कंप्लीट आइडिया अबाउट द न्यूमेरिकल, है ना, जो कि H2O2 का न्यूमेरिकल आता है आपके सामने। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं H2O2 का। सो H2O2 का जो न्यूमेरिकल है आपके लिए, सो दिस इज द ये आपका सोल्यूशन है H2O2 का, काफी है जिसका बना हुआ है, मैं इसको लिख ही देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा मुझे ऐसा लग रहा है, इसको दिखाने से फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और वो क्वेश्चन है कि आपके पास दो H2O2 सैंपल है, एक है 5.6 V और इसका वॉल्यूम जो है ना 1 लीटर है, और दूसरा एक सोल्यूशन है H2O2 का, ये भी H2O2 का सोल्यूशन है, ये भी H2O2 का सोल्यूशन है, ये 11.2 V रखता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और इसका भी जो है ना 1 लीटर सोल्यूशन है। इन दोनों को मिला के एक नया सोल्यूशन बनाया जाता है। इस नए सोल्यूशन का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो X हो जाएगा, है ना, और वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा H2O2। तो आपको बताना क्या, आपको X की वैल्यू बताना, या आपको बताना है कि फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टेंट H2O2 सोल्यूशन, बताइए आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन है ना। तो आप इसे अटेंड करो 2 मिनट, है ना, मैं जरा चार्जर उठा लूँ इसका आईपैड का, है ना, ठीक है, क्वेश्चन आप।
तो अभी कितना आंसर आया? 8.4 भी है ना, कुछ लोगों का और भी दूसरे आंसर आ रहे हैं। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे वो देखो। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ को किस में कन्वर्ट करना है? हाँ, नॉर्मेलिटी या मोलरिटी जिसमें कन्वर्ट करना चाहो तो मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो। तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो किससे? 11.2 से। तो 5.6 को डिवाइड करोगे 11.2 से, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला था, देखो रिफर करो, बैक साइड में जाओ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को किससे डिवाइड करोगे? 11.2 से। तो क्या मिल जाएगा? मोलरिटी ऑफ H2O2 सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। ये मैं आपको रिकॉल करा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा 1/2 मोलर, यानी कि 0.5 मोलर, है ना। ये H2O2 सोल्यूशन बन जाएगा। इसको ऐसे क्या करो, डिवाइड कर दो किससे? 11.2 से। तो 11.2 डिवाइडेड बाय 11.2 you will get 1 molar. So now you have volume V1 equal to 1 liter, you have volume V1 V2 equal to 1 liter. तो now you can apply this formula. आप सबको पता है, दो मिक्सिंग वाला जो फॉर्मूला था लगा सकते हैं क्या? M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M फाइनल इंटू V फाइनल, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 1 और ये हो जाएगा 1 इंटू 1। मोलरिटी फाइनल आपको बतानी है, V फाइनल आपको पता है 1 + 1 हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 1.5 हो गया, 1.5 डिवाइड बाई 2 कर लीजिएगा। तो फाइनल मोलरिटी जो आएगा H2O2 सोल्यूशन का, ठीक है, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका 3/4 आ जाएगा ये मोलर। सही है, सबका आ गया 3/4 मोलर, है ना। ना उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप जो है ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या बनेगा? वो बनेगा आपका मोलरिटी आ चुका था, तो मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन में क्या मल्टीप्लाई कर देना? 11.2 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 3/4 और 11.2, तो आपका ये 8.4 भी आ जाएगा। सबने ऐसे ही किया है। नॉर्मेलिटी से भी ऐसे ही करोगे, है ना अमरीश। नॉर्मेलिटी से भी आप क्या करना, जब नॉर्मेलिटी निकालना तो N1V1 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, रेड पेन से कर देता हूँ, ब्लैक पेन से ले लेता हूँ। नॉर्मेलिटी जो है ना वो क्या होगा? N1V1 प्लस N2V2 से हो जाएगा N फाइनल और V फाइनल हो जाएगा। जब नॉर्मेलिटी आ जाए, जब आपका फाइनल नॉर्मेलिटी निकल के आ जाए, तो उस फाइनल नॉर्मेलिटी को किससे मल्टीप्लाई करना? 5.6 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 का फैक्टर अपने आप ही आएगा, है ना, ठीक है। ये 2 का फैक्टर अपने आप ही वो मैनेज, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 का फैक्टर पहले जाए तो 11.2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, ठीक है। आगे समझ में? एट पॉइंट फोर नहीं आ रहा है क्या? 3/4 का 8.4 तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8.6 नहीं आ रहा, है ना? आ रहा है ना 8.4, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना आप कर पाओगे। समझ में आया? तो ऐसे आप कर लेना। हाँ,
ओके, तो यही रहेगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। अब जैसे रिडॉक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे ना, रिडॉक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे। ये तो हो गया सिंपल डाइल्यूशन वगैरह मिक्सिंग वगैरह का क्वेश्चन हो गया, उस पे आ गए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, यस दिस इज द क्वेश्चन, नोट कीजिए आप, है ना, है ना, इसको नोट करो। कैन बी डायरेक्टली यूज वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मिक्सचर का फॉर्मूला डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली कैसे यूज करोगे, m1v1 प्लस m2v2 करके आएगा क्या आंसर, देखो इससे 5.6 प्लस, आप इसे नोट करो, मैं बता रहा हूँ, है ना। हाँ कोई बात नहीं, जगह छोड़कर अभी लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर है, ये वाला क्वेश्चन अभी नोट कर लो। इडियोमेट्री कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इडियोमेट्री कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जोश से पढ़ा है सर। क्या होता है जोश, जोश क्या होता है रोशन। हम्म, उससे भी एवरेज आ जाएगा ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से डायरेक्ट कर लेना, उससे भी आ रहा है। नोट हो गया सब लोगों का, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 ग्राम H2O2 सैंपल है ना, 1 ग्राम H2O2 सैंपल है, यहाँ पे ये 1 ग्राम H2O2 सैंपल है, हैज x% वेट बाय वेट, ये दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन। फॉर दिस सोल्यूशन x ml KMnO4 आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं ये कुछ नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा, यहाँ तक ही लिखना है, ये तो मैंने समझाया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे रेड मार्क कर रहा हूँ मैं लाइन को, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है। बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, वो जो कह रहा था बताता हूँ। ठीक है, ओके। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से अगर आपको डायरेक्ट जाना, सभी ने कॉपी कर लिया इसको, सभी ने कर लिया कॉपी। अगर कोई स्टूडेंट वॉल्यूम, जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अगर वो डायरेक्ट जाना चाहता है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर वो डायरेक्ट जाना चाहता है तो कैसे जा सकता था, है ना। वो तरीका ये था कि अपने को इसका 5.6 का मीनिंग पता होता, कि हम लोग ये कहते हैं कि जो 5.6 वी वाला जो था वो कहता कि मेरे पास 1 लीटर अगर H2O2 सैंपल होगा तो एसटीपी कंडीशन पर क्या होगा, 5.6 लीटर कौन मिलेगा, 5.6 में कौन मिलेगा, O2 मिलेगा। 11.2 लीटर वाला वी वाला क्या कहता कि अगर H2O2 का ये वाला सैंपल होगा तो एसटीपी कंडीशन पर क्या होगा, एसटीपी कंडीशन पर वो 11.2 लीटर O2 गैस देगा। दोनों को आपस में मिला दिया है, दोनों को आपस में मिला दिया, क्योंकि एसटीपी कंडीशन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम एडिटिव हो जाएगा। अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम नहीं दिया होगा उस समय तो फिर वॉल्यूम एडिटिव नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा, 2 लीटर। तो दो एक तरह से, क्योंकि कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है दोनों जगह पे, तब समस्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 लीटर H2O2 सैंपल जो है ना, वो एक तरह से क्या करेगा, 5.6 प्लस 11.2 इनको ऐड कर देना, और इसके बाद 1 लीटर H2O2 सैंपल से क्या करना, 1 लीटर ऑफ H2O2 सैंपल देखना, तो क्या आ जाएगा, तो आएगा 5.6 प्लस 11.2 डिवाइडेड बाई 2, O2 आ जाएगा कहाँ पर, एसटीपी कंडीशन पर। ठीक है, तो ये वैल्यू 8.4 ही आएगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 लीटर H2O2 जो है ना वो क्या करेगा, 8.4 भी
आपको दे देगा। तो वन लीटर H2O2 सैंपल से मिलने वाला ऑक्सीजन गैस है ना, ये आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है ये वाला आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन है। तो इस रिजल्टेंट सोल्यूशन से हमें अल्टीमेटली कितनी ऑक्सीजन गैस मिल रही है, वो 8.4 मिल रही है, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन से भी चले जाएंगे, उससे भी चले जाएंगे, लेकिन क्या है कि आप जैसा मैंने समझाया है ना, लोग इतना आसान देंगे नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि जो यहाँ पे अगर इस तरीके से रोकने के लिए वो हो सकता है टेम्परेचर प्रेशर यहाँ बदले, यहाँ बदल सकते हैं, ऑक्सीजन का डेटा कहीं और आ जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। यार ये पता नहीं क्या है, आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा भाई, है ना प्रज्ञान वर्मा, आंसर तो दोनों का सेम आएगा, वरना फायदा क्या है समझाने का, अलग अलग आंसर थोड़ी ना आएगा। आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा ना, आंसर तो दोनों से ही सेम आएगा। तो 5.6 प्लस 11.2 ये आएगा 16.8। तो 16.8 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 2 से, यू विल गेट 8.4 आ जाएगा, आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, शुभम क्या हुआ बोलो, क्या कह रहा? सर क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में तो कुछ नहीं बताया है। कहाँ पे ये लिखा तो है 5.6 भी, ये तो लिखा है 11.2 भी। सर वो अभी जो क्वेश्चन लिखा है 1 ग्राम अभी है। हाँ, अभी वो उसके लिए नहीं डिस्कस कर रहा था, वो मैं इसके लिए डिस्कस कर रहा था कि किसी ने कहा था कि सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ से डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से भी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है, ये समझा रहा था, है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 5.6 वाले को भी ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, 11.2 को इंटरप्रेट कर सकते हो, दोनों क्योंकि एसटीपी कंडीशन पर है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम एडिटिव हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ऐड कर लो, तो ये वॉल्यूम नेट वॉल्यूम आ जाएगा, ये नेट इसका वॉल्यूम H2O सैंपल का आ जाएगा, तो 1 लीटर वाले से क्या होगा, ये आ जाएगा। ऐसे करके भी किया जा सकता है। थैंक यू सर, ओके, समझ। समझ में आ गया? यस सर। ओके, नाउ तो जो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की, और वो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि जो 1 ग्राम H2O2 सैंपल था, है ना, उसमें उसे हमें किससे किससे रिएक्ट करा दिया था 1 ग्राम H2O2 सैंपल को। ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो 1 ग्राम H2O सैंपल है, कुछ किसी ने किया आंसर, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आया किसी का, बताइए क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आया 1 ग्राम H2O सैंपल है X% वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ठीक है, अरे यार अमन जो है ना, इन सब चीजों पे अभी कोशिश यही करो, बार बार यही सब करता रहूंगा तो क्या करूंगा ना, कुछ कभी तुम्हें परेशान करते हैं तो कभी मुझे परेशान करते हैं। कहाँ ढूंढूं, नहीं दिख रहा, कौन है SORM, नहीं दिख रहा मुझे। बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करा तो कॉल ब्लॉक ब्लॉक कर दो ना, क्या दिक्कत है, फोन नंबर ब्लॉक करो उसका, नहीं करेगा फोन। पता नहीं यार, वही सब इन्हीं सब चीजों में मास्टरों को पकड़ना ना। पता नहीं, ये सब चीजों में ही लगाए रखते हो उतनी देर तक, तो क्या करें, पढ़ाएंगे कब, यही सब करवाते रहो। हो गया ना, किसी किसी का आंसर आया 10/17।
ये कौन है यार? दीप है ना? हु इज दीप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बार बार इसकी कंप्लेन आ रही है। DEE दिखता तो है ही नहीं मुझे यहाँ पे। दीप करके तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। 3 दीपक है, दीप सरोडे करके है बस। हाँ यार, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे तो फालतू में वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है वो डेटा क्या है ना? क्वेश्चन का डेटा पढ़ो आप लोग, है ना? पहले तो क्वेश्चन का डेटा पढ़ो, आंसर आ गया है ना? हाँ, अगर वो वहां पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अब बाद में पूछना इसके बारे में ना, बाद में बात करेंगे, पहले इस पे काम करें, है ना? देख लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपसे? इस क्वेश्चन में कहा गया था कि ये X% जो है ना, X% दे रखा था आपको। X% वेट बाई वेट दिया हुआ है ना? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ था कि अगर मान लो कहीं पे 30% जो है ना लिखा हुआ है, अभी किसी का चैट नहीं चाहिए, बंद करो, है ना? 30% अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस वेट बाई वेट लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? 30/100 हम मैथमेटिकली लिखते हैं। ऊपर वाला मास भी ग्राम में होता है, नीचे वाला मास भी ग्राम में होता है ना? दोनों मास जो होते हैं ग्राम में ही होते हैं। ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा। ऊपर का मास सोल्यूट का होता है, नीचे का मास सोल्यूशन का होता है। तो मैंने कहा जब डेटा आपको X% वेट बाई वेट दिया हुआ है, यहाँ पे ये X% वेट बाई वेट दिया हुआ है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? X ग्राम सोल्यूट हो जाएगा और 100 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा। किसका? H2O2 का। और X ग्राम किसका हो जाएगा? H2O2 सोल्यूट का हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है कि आपको 1 ग्राम H2O2 सैंपल दिया हुआ है, 100 ग्राम आपको नहीं दिया हुआ है। तो मैंने ये कहा कि देखो, 100 ग्राम H2O2 सोल्यूशन जो होगा उसमें X ग्राम H2O2 होगा। तो 1 ग्राम H2O2 में कितने ग्राम? 1 ग्राम H2O2 में जो निकल के आएगा वो X डिवाइडेड बाई 100 ग्राम क्या निकल के आएगा? H2O2 निकल के आएगा। इस तरीके से हमें मास ऑफ H2O2 मिल जाएगा, केवल H2O2 का मास मिल जाएगा। किससे? किसमें? 1 ग्राम H2O2 सैंपल में। ठीक है, 1 ग्राम H2O2 सैंपल में हमको मास मिल जाएगा। अब जो केमोनोफोर आप मिलाओगे, वो केमोनोफोर केवल और केवल H2O2 के पार्टिकल से रिएक्ट करेगा। और H2O2 के पार्टिकल कितने हैं? H2O2 के पार्टिकल जो है ना वो X डिवाइड बाई 100 ग्राम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 है ना रिएक्टेड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर रिएक्टेड। केमोनोफोर का जो मिली इक्विवेलेंट होगा वो कैसे निकाला जाएगा? इन्होंने कहा है कि XML, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, XML केमोनोफोर आर रिक्वायर्ड। सो वॉल्यूम ऑफ केमोनोफोर इज नथिंग बट XML, है ना? वॉल्यूम ऑफ केमोनोफोर जो होगा वो हमने कितना यूज किया? वो XML यूज किया है। और जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है? H2 के इसकी n मानी। नॉर्मेलिटी आपको पता करनी है, यहाँ पे देखो लिखा है फाइंड नॉर्मेलिटी। इसमें कैसे काम किया? इसमें ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है ये है आपका, ये वाला जो वैल्यू है ये मास ऑफ H2O2 है। उसको, या चाहो तो मैं इसको और यहाँ पे तो स्पेस नहीं है ना? इसी में देखते हैं आगे, देख अलग से लिख देता हूँ, है ना? पूरा इधर से सुन। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग कैसे जाएंगे? इसमें हम लोग इस तरीके से जाएंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर, ये हो जाएगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 कैसे निकलेगा? X डिवाइड बाई 100, इसका क्या था? इसका ग्राम में मास था। मास को अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया जाए तो क्या बनेगा? लिखो जरा चैट में, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया है तो क्या बनेगा? मोल बनेगा। तो 34 से डिवाइड कर देता हूं। मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? इक्विवेलेंट। कितना होता है वैलेंसी फैक्टर? 2 होता है। इसके बाद इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? हाँ, मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या कहा है? वॉल्यूम इन ml केमोनोफोर का इनटू नॉर्मेलिटी भी मिली इक्विवेलेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ केमोनोफोर ml इनटू नॉर्मेलिटी भी मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? X डिवाइड बाई 100 इनटू
1/34 इंटू 2 इंटू 1000 इक्वल टू, इसका वॉल्यूम एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में केमोनोफोर का वॉल्यूम यूज्ड एक्स दिया हुआ है, इंटू नॉर्मेलिटी कर लेना। तो एक्स से तो एक्स खत्म हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, ये इसे 17 हो गया। तो जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू जो निकल के आई वो 10/17 निकल के आई, और ये बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ भी गया था, है ना। ये बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया था। आ गया समझ में? इस तरीके से आपको H2O2 क्वेश्चन करने हैं, है ना। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर अपन कुछ बड़े क्वेश्चन भी करेंगे इनमें, है ना। ठीक है, आ गया समझ में? सबको आ गया समझ में? ओके, तो हाँ, तो इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो। अरे डिवाइड बाई 1000 नहीं करेंगे तेजस जी, तेजस परेशान हो गया, गूगल ने परेशान कर दिया तेजस को, है ना। इक्विवेलेंट से मिली इक्विवेलेंट पे जाओगे ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये सॉल्यूशन हो गया सबका, है ना, ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये क्वेश्चन था ये वाला, है ना। ठीक है, ये था, हाँ ठीक है। x% का मतलब था, यहाँ पे जिनको ये फिर से सुन लो, x% का मतलब था 100 ग्राम में x ग्राम, लेकिन सैंपल कितना था? सैंपल था 1 ग्राम। तो 100 ग्राम में अगर x ग्राम चीज आएगी तो 1 ग्राम में कितनी आएगी? तो 100/x इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, यूनिटरी मेथड से लगाना है, सिंपल। अब आप ये वाला क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन लिखो जो लिखा है अभी स्क्रीन पर इस समय, ये लिखा हुआ है। ये वाला दूसरा क्वेश्चन लिख लो, इसको कराते हैं आपको। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। नहीं, कोई दूसरा मेथड नहीं है सॉल्व करने का, श्योर है। लिखिए 25 ml of H2O2 solution were added to the excess of acidified KI solution. The iodine so liberated required 20 ml of 0.1 normal Na2H2O3 solution for complete titration. Calculate the volume strength of H2O2. Calculate the volume strength of H2O2, ये बताना है आपको। सोल्यूशन में H2O2 भी है और पानी भी है। 100 ग्राम में x ग्राम है, जैसे आपसे कहा गया 30%, तो 30% H2O2 का मतलब हो गया 30 ग्राम तो H2O2 है और 70 ग्राम पानी है, दोनों मिला के 100 ग्राम हो गए जानवी। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अपने को केवल H2O2 का मास चाहिए था, तो H2O2 का मास चाहिए था, इसलिए हमने कितना लिया उसके हिसाब से निकाल लिया कि भाई 100 ग्राम में 30 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना H2O2 होगा, तो 1 ग्राम में कितना H2O2 होगा उसके हिसाब से हमने निकाल लिया उसको, है ना। तो 100 ग्राम में x ग्राम था H2O2, तो जो है ना 1 ग्राम में कितने ग्राम होगा, तो x/100। H2O2 से ही क्या रिएक्ट करेगा? केमोनोफोर रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्ट नहीं करेगा और दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, ऐसा रहेगा। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन लिखने के बाद फ्लो चार्ट बना लो, क्वेश्चन लिखने के बाद फ्लो चार्ट बना लो। क्वेश्चन लिखने के बाद फ्लो चार्ट बना लो। अभी बताते हैं ना सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देख लेना।
चलो वापस आते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा है, नोट कर लो। ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बना देता हूं। थर्ड क्वेश्चन का मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का जो फ्लो चार्ट है वो कैसे बनेगा देख लो, है ना। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना था, 25 ml ही था ना। Hmm, 25 ml ऑफ H2O solution added to the excess of iodine बनेगा 20 ml ऑफ 0.1। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया था कि भाई हमारे पास 25 ml, ये कोई लिख रहा था, लिख लो इसको, 25 ml H2O2 सोल्यूशन है ना। इसमें हमने क्या किया, इसको एसिडिफाई भी किया और KI भी मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, तो बना आयोडीन। अब इस आयोडीन की रिएक्शन किससे कराई गई, कराई गई Na2S2O3 सोल्यूशन से कराई गई। इसके लिए इसका 20 ml और 0.1 नॉर्मल लगता है, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ना, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट है ना, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ये इसका फ्लो चार्ट है ना। तो दोनों से जा सकते हो। आपसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा गया है, तो आप चाहो तो एक झटके में आप इस तरीके से जा सकते हैं कि सबसे पहले किसका मिली इक्विवेलेंट निकाला जाए, सबसे पहले किसका मिली इक्विवेलेंट निकाला जाए, बोलो। मिली इक्विवेलेंट किसका पता किया जाए। नो, आपको जिसका डेटा दिया है, डेटा किसका दिया हुआ है, रिवर्स जाते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। ठीक है ना, फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको बनाने के बाद रिवर्स चलना होता है, उल्टा चलेंगे, ऐसे ही हो जाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले इसका बनाओ, मिली इक्विवेलेंट कितना बनेगा इसका, वॉल्यूम इन ml into normality, you will get 2 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां से यहां पहुंच जाओ, I2 के मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे, है ना। तो I2 के मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए, 2 मिली इक्विवेलेंट आ गए। I2 किससे रिएक्ट करने के बाद बना था, H2O2 और KI से, तो KI के मिली इक्विवेलेंट भी इतने ही होंगे और H2O2 के मिली इक्विवेलेंट भी इतने ही होंगे। तो यहाँ पे H2O2 का मिली इक्विवेलेंट जो होगा वो इतना आ जाएगा, 2 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि मोल पर लीटर जो होता है वो मोलरिटी होता है, या सुनो, सब लोग जानते हैं मोल पर लीटर जो होता है वो मोलरिटी होता है। 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा मिली मोल और नीचे बन जाएगा मिली लीटर। तो मोल पर लीटर जो मोलरिटी होता है ना, वो मिली मोल पर ml भी होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मोल पर लीटर जो मोलरिटी होता है वो मिली मोल पर ml भी होता है। वैसे ही अगर इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, बोलो, इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है। तो 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, मिली इक्विवेलेंट पर ml बन जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंट पर ml भी क्या बन जाएगा, बोलो, ये भी क्या बन जाएगा, ये भी नॉर्मेलिटी बन जाएगा। मैंने आपको क्यों सिखाया, मैंने आपको क्यों रिकॉल कराया, क्योंकि मेरे पास H2O2 के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, H2O2 के मिली इक्विवेलेंट कितने मिलके आए हैं, 2 मिलके आए हैं, और मेरे पास H2O2 का वॉल्यूम कितना है, 25 ml। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 कैसे निकालूंगा, बोलो, मैं नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 कैसे निकालूंगा, 25, सॉरी, मैं H2O2 का मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालू, वो नॉर्मेलिटी कैसे निकालूंगा, बोलो, नॉर्मेलिटी कैसे निकालूंगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml, दैट बिकम 2 बाई 25। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ये इसकी नॉर्मेलिटी आ गई। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। अब इसका क्या निकालना था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना था।
तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे आएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे आएगा? बोलो। वो आएगा 2/25 इसकी नॉर्मेलिटी थी, 2/25 इसकी नॉर्मेलिटी थी, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं? इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5.6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2/25 इंटू 5.6 हो जाएगा, ये 0.448V आ जाएगा। क्लियरिटी आई? तो देखो फ्लो चार्ट बनाने के बाद कितना आसान हो गया। फ्लो चार्ट बनाया ना, जैसे ही आपने इतना बड़ा लैंग्वेज था उसका आपने फ्लो चार्ट बनाया, और अपना जैसे ही आपने फ्लो चार्ट बनाया, जैसे ही आप पीछे चलना स्टार्ट किए, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो अब आपस में रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उन सबके मिलीक्यूलेंट बराबर होंगे, उन सबके मिलीक्यूलेंट बराबर होंगे। ठीक है। अब किसी को लगता है कि यार ये तो बड़ा अजीब सा सॉल्यूशन आ गया है ना, ठीक है, ये समझ में आ गया ना इस तरीके से। नाउ अब इसमें अगर कोई कहता है कि नहीं सर आप थोड़ा सा और डिटेल में चले जाओ, तो डिटेल में ऐसा होगा कि भाई जो H2O2 सोल्यूशन होगा, इसका डिटेल सोल्यूशन और सुन लो, ये तो फटाफट सोल्यूशन हो गया। तो H2O2 जो सोल्यूशन होगा उसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? KI से कराया जा रहा है। तो H2O2 क्या करेगा? KI को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें करेगा? I2 में कर देगा। यहाँ पे 2KI ले लेना, तो यहाँ पे 2KOH हो जाएगा, और क्या है, बैलेंस हुई क्या? हाँ बैलेंस हो गई, ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो आयोडीन बना है, इस आयोडीन की रिएक्शन जो बनी हुई है, इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है? इसकी कराई गई 2Na2S2O3, तो ये बनेगा 2NaI प्लस Na2S4O6। क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया, क्योंकि मैंने यहां पर इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है, तो मैं अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा, अब मैं मोल कॉन्सेप्ट से चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन लिख ली है। और मेरे पास डेटा कहां पर है? डेटा है मेरे पास यहाँ पे, इसका डेटा है, या आप चाहो तो उससे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल 20 ml ये है और 0.1 ये है। तो पहले तो मैं आपको इक्विवेलेंट से बता देता हूँ, फिर मिली इक्विवेलेंट से, उससे मोल से ही बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ना, ये 2 मिली इक्विवेलेंट है, ध्यान से लिख लेना, ये इक्वेशन वाला पार्ट भी लिख लेना, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में इसको दोबारा लेकर आऊंगा तो आपको समझाऊंगा। तो ये 2 मिली इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पे इसका, तो इसका भी कितना रहा होगा? इसका भी 2 मिली इक्विवेलेंट रहा होगा। अब ये आया कहां से है? I2, ये आया यहां से है। ठीक है, जो आयोडीन आया है वो आया तो पहली रिएक्शन से है ना, तो इसलिए क्या होगा, लौट कर ये वापस जाएगा यहाँ पे डेटा, यहाँ पे 2 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये आयोडीन किसने बनाया है? आयोडीन बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? H2O2 की थी। किसके साथ रिएक्ट करके? KI के साथ। तो ये 2 मिली इक्विवेलेंट का जो डेटा है, 2 मिली इक्विवेलेंट का डेटा है, जो I2 बन रहा है, तो फिर 2 मिली इक्विवेलेंट क्या रहा होगा? H2O2 भी रहा होगा, ऐसे करके रहेगा। तो H2O2 का मिली इक्विवेलेंट आ गया, तो अब बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। अब किसको डाउट है बोलो? मोल से बना सकते हैं कुछ भी है ना, मोल से बनाना में खतरा कम हो जाता है। इक्विवेलेंट से तब बनाओ जब आपको, है ना, इक्विवेलेंट से तब बनाओ जब आपको क्या पता है, जब आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हो, अच्छी प्रैक्टिस है, तो उससे बनाओ। मिली इक्विवेलेंट वाला तभी इक्वल होगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट उतना ही मिलाया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपसे कहा जा रहा है कि इतने ml यूज हो रहा है, तो इतने ml यूज हो रहा है, 20 ml यूज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट ही हो रही है, जितना यूज हो रहा है उतना ही मिलाया जा रहा है। क्वेश्चन नोट नहीं किया? अभी नोट कर लेना क्वेश्चन दोबारा से। लिमिटिंग वाला भी कराऊंगा, अभी तो करने तो दो, पहले सारी चीजें बताने दो, पहले बेसिक बेसिक वाला सब कुछ तो बताऊंगा ना, अभी तो आपको ये चीजें जो है ना आने तो दो, सब कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आता यही है सबसे ज्यादा, इसी को आता है ना। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, है ना, ये हो गए, है ना। ठीक है, तो आप लोग आप क्या करना, H2O2 के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सीट में, वो आप कर लेना। मैं आपको एक तो H2O2 का सेक्शन F है, ये एक्सरसाइज 1 है,
फर्स्ट एक्सरसाइज है सब्जेक्टिव वाली, ठीक है। और उसमें सेक्शन एफ में आपको 2 H2O क्वेश्चन दिए गए हैं, ये दिया गया है और एक ये दिया गया, दोनों अटेम्प्ट कर लेना, कल डिस्कस कर लेंगे। पहले ये डिस्कस करेंगे H2O2 का, ठीक है। 6 पार्ट्स पर मिलियन वगैरह भी है क्या इसमें, तो रिवाइज करना थोड़ा, पार्ट्स पर बिलियन वगैरह रिवाइज कर लेना, है ना, मोल कॉन्सेप्ट का। और कल की क्लास में हम लोग हार्डनेस और ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे, हार्डनेस वाला पोर्शन। और ये तीन चीजें बाकी हैं, हार्डनेस, ब्लीचिंग पाउडर और ओलियम, ये 3 चीजें बाकी, इन तीनों को आपको बताना है तो करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लेना, इनको 2 क्वेश्चन आप कर लो, और आगे भी, और इसके पीछे वाले क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, आप कर लो, ठीक है। 5.6 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, अरे यार नॉर्मेलिटी बनाया था बेटा, नॉर्मेलिटी से वहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ का आंसर पूछा था, ठीक है, उस तरीके से होगा। सेक्शन ई में, सेक्शन ई क्या था इसमें, मैं देख लेता हूँ सेक्शन ई हुआ है कि नहीं है। हाँ, सेक्शन ई में अभी अवेलेबल क्लोरीन वगैरह का नहीं हुआ है, सेक्शन ई अभी नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। सेक्शन डी कर सकते हैं, हाँ, यू कैन लीव, नो इश्यू, सेक्शन डी कर सकते हैं, हाँ सेक्शन डी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन डी बहुत आसान भी है, बहुत फटाफट हो भी जाएगा, है ना, कर भी लोगे।